नमस्कार सभी को। स्वागत अभिनंदन आप सभी का राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर के YouTube चैनल पर। आज हम द्वितीय वर्ष की कक्षा में YouTube वीडियो के माध्यम से सेकंड पेपर विश्व के इतिहास में कुछ जो विषय दिए गए हैं उन्हीं में से वियना कांग्रेस, जिसको कि 3 भागों में डिवाइड करके लंबा है क्योंकि इसने यूरोप के इतिहास पर बहुत प्रभाव डाला और लगभग यूरोप के सारे देश जो हैं इससे प्रभावित हुए। तो इतने लंबे लेक्चर को 3 भागों में बांटना ज़्यादा उपयुक्त होता ताकि आप उसको समझ सकें। तो इसी के दूसरे भाग के अंतर्गत आज हम वियना कांग्रेस के जो एक्शंस थे, जो काम उसने किए थे, क्या क्या व्यवस्थाएं की थी उसने, उसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में ही बता दिया है, 1815 में नेपोलियन को जब यूरोपीय शक्तियों ने रूस, ऑस्ट्रिया आदि ने जब पराजित कर दिया था, पूरा एक मोर्चा बनाकर प्रशा, जो कि जर्मनी बाद में जिसने एकीकरण किया, इन सब ने जो है नेपोलियन के बाद, क्योंकि उसने यूरोप के सारे जितने क्षेत्र जीते, कई देशों से लेकर फ्रांस में मिला लिए। इसके अलावा जहाँ क्षेत्र जीते एक नई राजनीतिक व्यवस्था कायम कर दी, पुराने राजवंश उसने उखाड़ फेंके। तो ये वियना कांग्रेस उन्हीं राजवंशों को वापस से पदासीन करने के लिए और नेपोलियन ने जो देश जीते थे उनको कहाँ शामिल किया जाए, किन राजवंशों को रखा जाए, किन को निष्कासित कर दिया जाए, इसका फैसला लेने के लिए बुलाई गई थी। इसमें शामिल होने वालों में से इंग्लैंड का विदेश मंत्री कैसलरा था, मैटरनिक जो कि ऑस्ट्रिया का चांसलर, प्रधानमंत्री कहते हैं ऑस्ट्रिया में, वो था। इसके अलावा फ्रांस की तरफ से तेलारा को बुलाया गया था और रूस में जार अलेक्जेंडर भी था। इसके अलावा प्रशा का भी शासक था, हालांकि उसको ज़्यादा कुछ मिल नहीं सका। अब हम आ जाते हैं कि इस कांग्रेस ने यूरोप में क्या क्या व्यवस्थाएं की। तो अलग अलग देश के माध्यम से जो है अलग अलग यूरोपीय देशों के साथ इस कांग्रेस में क्या व्यवस्थाएं की गई, उस पर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो है इंग्लैंड, क्योंकि इंग्लैंड के विदेश मंत्री की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी नेपोलियन के विरुद्ध एक गठजोड़ बनाने में। तो जाहिर है कि उसका ही पक्ष जीता है, तो इंग्लैंड को फ़ायदा मिलना ही था। इंग्लैंड का औपनिवेशिक साम्राज्य बढ़ा, उसे माल्टा, आयोनी द्वीप समूह और हेलिगोलैंड प्रदान कर दिए गए। फ्रांस से उसे टोबैगो, मॉरिशस, सेंट लूसिया के द्वीप, स्पेन से ट्रिनिडाड, हॉलैंड से उत्तम आशामृत या केप ऑफ गुड होप और श्रीलंका की प्राप्ति हुई। फ्रांस, जिसको कि पराजित कर दिया गया था, सबसे पहले उसे सेवॉय ले लिया गया और फ्रांस की सीमाएं 1792 में जितनी थी, जब तक कि युद्ध शुरू नहीं हुए थे फ्रांस के यूरोपीय देशों के साथ, युद्ध शुरू होने के बाद तो फ्रांस ने पूरे यूरोप में विजय पताका फहरा दी थी। तो 1792 से पहले जो है वही व्यवस्था कायम की गई। नेपोलियन ने खुद को फिर से फ्रांस में स्थापित करने का प्रयास किया गया, तो सम्मेलन के सदस्यों ने कहा फ्रांस की सीमा 1790 में जो थी उसे ही मान्य कर दिया जाएगा। राज सिंहासन पर वापस ब्रूबो राजवंश के ही शासक को बिठाया गया। लुई 16, जिसको कि मार दिया गया था फ्रांस की क्रांति में, उसके भाई लुई 18वें को राजा बना दिया गया। उसकी आयु उस वक्त थी 70 वर्ष। जब क्रांति हुई थी तो डर के मारे इंग्लैंड भाग गया था। इसके अलावा फ्रांस के प्रसिद्ध दुर्गों पर 5 साल के लिए इंग्लैंड का अधिकार स्वीकार कर दिया गया। इसके अलावा जब युद्ध के हर जाने के लिए फ्रांस को 70 करोड़ फ्रैंक जो है चुकाने थे, और जब तक वो नहीं चुकाता तब तक के लिए मित्र राष्ट्रों के 1.5 लाख सैनिक फ्रांस में रहेंगे। उसके जो सीमावर्ती प्रदेश थे, स्विट्जरलैंड, सार्डिनिया, उनको सभी को विस्तारित किया गया ताकि फ्रांस में भविष्य में शक्तिशाली नहीं बन सके। अब हम आ जाते हैं स्पेन और नेपल्स पे। प्रशा जो राज्य था उसका दृष्टिकोण फ्रांस के प्रति बहुत सख्त था, लेकिन फिर भी ग्रेट ब्रिटेन और रूस के प्रभाव के कारण प्रशा जैसा चाहता था वैसा नहीं हो सका। तो फ्रांस के साथ ज़्यादा सख्त व्यवहार नहीं किया गया और ये दोनों राज्य वहाँ के ब्रूबो राजवंश के उत्तराधिकारियों को सौंप दिए गए। स्पेन में फर्डिनेंड सप्तम, जो कि ब्रूबो राजवंश का ही था, उसको राजा बना दिया गया। हॉलैंड, यहाँ जो है ऑरेंज राजवंश का शासन है। बच्चों, विश्व इतिहास में हॉलैंड कई बार हॉलैंड नाम से आ जाता है, कई बार नीदरलैंड नाम से आ जाता है। हॉलैंड के लोगों को डच भी कहा जाता है। इसके अलावा ऑरेंज भी बतानी, क्योंकि ऑरेंज राजवंश का शासन था। लेकिन फ्रांस की जब डायरेक्टरी का शासनकाल हुआ तो वहाँ गणराज्य की स्थापना कर दी थी और इसको बटेवियन गणराज्य नाम दिया था। और जब नेपोलियन आया उसने हॉलैंड को अपने साम्राज्य में मिला लिया।
बेल्जियम जो पहले ऑस्ट्रिया में था अब हॉलैंड को दे दिया गया और वहाँ ऑरेंज राजवंश को पुनर्स्थापित किया गया। लग्जमबर्ग का प्रदेश भी हॉलैंड में शामिल कर दिया गया। अगला देश है अपना सार्डिनिया, जिसने कि बाद में इटली का एकीकरण का नेतृत्व किया। फ्रांस की दक्षिण पश्चिमी सीमा पर एक कमज़ोर देश था। इसको शक्तिशाली बनाने के लिए उसे जेनेवा, पीडमॉन्ट और सेवाई के प्रदेश दिए गए। इस प्रकार शक्तिशाली राज्य बनकर सार्डिनिया अगर फ्रांस शक्तिशाली बनता है भविष्य में वापस से और आक्रामक होता है तो उसका मुकाबला कर सके। रूस, वियना कांग्रेस में रूस को वारसा दिया गया। इसके अलावा उसे फिनलैंड और तुर्की से छीने हुए बेसरेबिया का राज्य भी उसके अधिकार में रहने दे दिया गया। उसके बाद में है स्वीडन और डेनमार्क। अक्टूबर 1813 में लिप्सिक के युद्ध में नेपोलियन की सहायता की थी, इस कारण दंडित किया गया और उसको नॉर्वे के प्रदेश से वंचित कर दिया गया और स्वीडन, पर्मेनिया और फिनलैंड प्रशा और रूस को दे दिए गए। उसके बाद में है पोलैंड। पोलैंड का जो है रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया ने मिलकर इसका विभाजन पूरा कर दिया था। वारसा रूस को मिला, प्रशा को थान, पोसेन और डॉटसन मिले और दक्षिण गैलिशिया ऑस्ट्रिया को मिला। इस तरह से इस पूरे कांग्रेस ने पोलैंड को एक तरह से खत्म कर दिया गया था। इटली, कई सारे छोटे छोटे राज्य। बच्चों 1870 तक इटली और जर्मनी ये दोनों देश नक्शे में नहीं थे। ये जो है दोनों देश बहुत बाद में जाकर के, अभी हम इटली और जर्मनी का जब एकीकरण पढ़ेंगे तब आप जानोगे कि 1870 में यूरोप के नक्शे पर दो देश उभर करके सामने आए, इटली और जर्मनी। ये तब छोटे छोटे राज्यों में था और मैटरनिक ने कहा था कि सिर्फ एक जैसे दिखते हैं, भौगोलिक अभिव्यक्ति है, समुद्र से घिरा हुआ है, जैसा भारत के बारे में अंग्रेज कहा करते थे। नेपोलियन की पत्नी मैरी लुई को पार्मा का छोटा सा राज्य दिया गया। पोप का जो राज्य था उसे वापस दे दिया गया। लोम्बार्डी, वेनेशिया ऑस्ट्रिया को मिल गए। पिडमॉन्ट, जेनेवा सार्डिनिया में मिल गए। मोडेना और टस्कनी ऑस्ट्रिया के राजवंश को दे दिए गए। इस तरह से आप देखो, मोडेना टस्कनी ऑस्ट्रिया वाले को दे दिए, नेपोलियन की पत्नी खुद ऑस्ट्रिया की थी उसको एक मिल गया, लोम्बार्डी, वेनेशिया ऑस्ट्रिया को दे दिया, तो इटली में ऑस्ट्रिया को बहुत अधिक प्रभावशाली कर दिया गया। अब इसके अलावा दूसरे देशों पे आ जाते हैं। स्विट्ज़रलैंड को भी सार्डिनिया की भांति 3 प्रदेश दिए गए। इसके कारण छोटा सा जो देश था वो शक्तिशाली बन गया और वहाँ स्वतंत्र संघात्मक राज्य की स्थापना की गई, जिसे सभी यूरोपीय देशों ने मान्यता दी। और स्विट्ज़रलैंड जो है उसकी शुरू से नीति रही है कि यूरोप के बाकी सारे जो युद्ध होते हैं उससे वो कटकर रहता है, उससे उसको कोई लेना देना नहीं है, इसे भी मान्यता दे दी गई। उसके बाद में प्रशा, मैंने बताया जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य था और आगे चलकर प्रशा के नेतृत्व में ही जर्मनी का एकीकरण हुआ और विश्व के पटल पर एक शक्तिशाली राज्य उभर कर के सामने आया था। स्वीडन ने प्रशा को पोमेरेनिया के अलावा राइन नदी तट के बड़े बड़े प्रदेश दिए। हैनोवर के राज्य को छोड़कर वेस्टफेलिया का राज्य, सैक्सनी का आधा राज्य और पोलैंड का पोसन, थार्न और डॉन्जिंग प्रदेश भी उससे दिया गया। इस तरह से काफ़ी शक्तिशाली हो गया, लेकिन कुछ जो है प्रदेश उसको प्राप्त नहीं हो सके क्योंकि लोग चाहते थे, कांग्रेस के मैटरनिक जो था इंग्लैंड का प्रधानमंत्री, कि ज़्यादा शक्तिशाली प्रशा नहीं होना चाहिए। उसके बाद में ऑस्ट्रिया बेल्जियम का प्रदेश चाहता था, लेकिन पावर बैलेंस का या शक्ति संतुलन का सिद्धांत, जिसके बारे में पिछले वीडियो में मैंने बात करी थी, वो मान लिया गया और ये प्रदेश हॉलैंड को दे दिया गया और उसकी जगह ऑस्ट्रिया को इटली में वेनेशिया और लोम्बार्डी दे दिए गए। इलीरिया के सूबों पर भी उसका अधिकार मान लिया गया। उसने बवेरिया से टिरोल, पोलैंड से दक्षिणी वलेशिया भी प्राप्त हुए। इस तरह से ऑस्ट्रिया जो कमज़ोर पड़ गया था, नेपोलियन ने बार बार उसको पराजित किया था, तो उसकी शक्ति उसको वापस मिली और प्रतिष्ठा जो है उसकी वापस हुई और यूरोप में उसका प्रभाव वापस से बना। अब जर्मनी, नेपोलियन के उदय से पहले जर्मनी जो है छोटे मोटे 51 बहुत सारे राज्यों में विस्तृत था। उनमें से 51 राज्यों का विस्तार तो ऐसा था, एक एक शहर के राज्य हुआ करते थे। नेपोलियन ने क्या किया, इन सारे छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर एक राइन संघ बनाया। यदि जर्मनी के वैध अधिकार सिद्धांत को कार्यान्वित किया जाता तो वहाँ रोमन साम्राज्य आ जाता, पर अब पॉसिबल नहीं था। इसलिए वियना कांग्रेस में जर्मनी में 39 राज्य को मिला करके एक ढीला ढाला सा संघ बना दिया गया। संघ के अलग अलग राज्यों के प्रतिनिधि जो हैं डाइट जो होती थी, संघीय सभा होती थी, वहाँ इकट्ठा होते थे और इसका अध्यक्ष बनाया गया ऑस्ट्रिया के सम्राट फ्रांसिस प्रथम को। तो ये तो थी यूरोपीय देशों में क्या क्या बदलाव किए गए, किसको कौन सा प्रदेश मिला और किसको कौन से प्रदेश से हाथ धोना पड़ा। अब हम आ जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय संविधान के लिए। इन्होंने एक प्रयास किया था, पहली बार। संयुक्त राष्ट्र तो बहुत बाद में उभर करके सामने आया।
वियना कांग्रेस में एक अंतर्राष्ट्रीय संविधान बनाया। इसके द्वारा नदियों में जहाज़ों का आना जाना, समुद्रों का उपयोग, अलग अलग देशों में राजदूत नियुक्त किए जाने, उनकी क्या स्थिति रहेगी, कहाँ रहेंगे, क्या वो फैसले कर सकते हैं, ये सारा, और राष्ट्रों के बीच में पारस्परिक व्यवहार आदि विषयों का समाधान ढूंढा गया। इसके अलावा भविष्य में शांति बनाए रखने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था का निर्माण किया। इसको यूरोपीय व्यवस्था कहा जाता है। आप कह सकते हो कि संयुक्त, जैसे पूरा पाषाणकालीन मानव जो है आज के होमोसेपियंस का पूर्वज है, तो वैसे ही आज जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसका पूर्वज जो है ये यही यूरोपीय व्यवस्था थी। उसके बाद दास प्रथा का विरोध। सबसे पहले अमेरिका में जो है दास प्रथा के विरोध में आंदोलन शुरू हुए, और आप सब जानते हो अमेरिका के सर्वाधिक लोकप्रिय राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा को अवैध घोषित कर दिया। जैसे हम आज बाजार में सब्जी, किराने के सामान खरीदने जाते हैं, वैसे ही उस समय जो है इंसान भी जो है दास के रूप में बिका करते थे और खरीदे जाते थे, और ये कहीं भी अवैध नहीं माना जाता था। 1807 में इंग्लैंड ने, 1813 में स्वीडन ने, 1814 में हॉलैंड ने दास प्रथा समाप्त कर दी। 1815 की जो वियना कांग्रेस हुई उसमें भी इस दास प्रथा को अनुचित, अन्यायपूर्ण और मानव अधिकारों के प्रतिकूल समझकर उसके विरुद्ध एक प्रस्ताव पारित किया गया। पर चक्कर ये पड़ा कि स्पेन और पुर्तगाल जो दो देश थे वो इस प्रथा समाप्त नहीं होना चाहते थे, क्योंकि उनका जो समुद्री व्यापार था काफ़ी कुछ इस पर निर्भर था। इसलिए कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को लागू करना कि आप अपना चाहें तो अपने प्रदेश में लागू करें, अपने देश में लागू करें, ना चाहे तो ना करें, राज्यों की इच्छा पर छोड़ दिया गया। तो ये थे वियना कांग्रेस के मुख्य प्रस्ताव, क्या कार्य किए गए, यूरोप की जो राज्य हैं उनकी सीमाओं में क्या परिवर्तन किए गए। इसके अलावा और भी जो है अंतर्राष्ट्रीय संविधान बनाने का और दास प्रथा के विरोध का जो प्रस्ताव पारित हुआ उसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद कर रही हूँ कि ये वीडियो ज़रूर आपकी वियना कांग्रेस के बारे में समझ में, अभिवृद्धि में और विश्व इतिहास के प्रति आपकी रुचि को बढ़ाने में सहायक होगा। धन्यवाद।